क्रांतिकारी महान समाज सुधारक। और आज हम अपने बुखार बिंदु से राष्ट्रपिता का भी दर्जा देते हैं। आज उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन एवं वंदन करते हुए आप इस सभागढ़ में उपस्थित सभी साथियों, हमारे बड़े भाई साहब नवल किशोर साके जी, बहन डॉक्टर प्रियंका जी और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता विशेष तौर पे मैं अभी सभी से परिचित नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा, सभी का नाम लेने में असमर्थ हूँ। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले डॉक्टर सतीश मौर्य जी और हमारे बड़े भाई विजय मौर्य जी, मनोज कुमार मौर्य जी, मतलब पूरे समाज का जो है सहयोग इसमें प्राप्त है। सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अभी 29 मार्च था, सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई और चारों तरफ तहलका मचा हुआ था सम्राट अशोक जयंती, सम्राट अशोक जयंती। बड़ा अच्छा आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा और हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आज के मीडिया चैनल हैं उनको सम्राट अशोक जयंती के बारे में सूचना नहीं थी, उनको सूचना नहीं थी। बात समझ रहे हैं? अगर हम लोग कोई आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, लगभग 15 साल से मैं समाज सेवा में हूँ। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने जॉब नहीं की। पिताजी चाहते थे बेटा आईएएस बनेगा, लेकिन हमने आईएएस बनने का सपना छोड़ दिया क्योंकि गुलामी पसंद नहीं है। गुलामी पसंद नहीं है। हम एक आईएएस ऑफिसर से क्या उम्मीद करते हैं कि वह किसी भ्रष्ट नेता की गुलामी करे या अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता आईएएस बन करके और भ्रष्ट नेता हमसे ये कहता नहीं आरपी मौर्य जी आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो शायद मैं अगर हो जाता तो तुरंत मैं इस्तीफा दे करके बाहर आ जाता। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब भी कोई काम आप करिए तो सुनियोजित ढंग से। मैं मानता हूं कि हमारे समाज में व्यवस्थाएं नहीं हैं, संसाधन नहीं है, लोग संगठित नहीं हैं, लेकिन जो भी काम आप करिए अगर वो सुनियोजित ढंग से काम करते हैं तो बहुत कम समय में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे इतिहास में अगर आप आएंगे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मात्र 23 साल की उम्र में शासन सत्ता की कमान संभाली थी। आज हमारे 23 साल का बच्चा जो हमारे समाज का है वो सिर्फ मोबाइल पर दिन भर लगा रहता है, उसका ना कोई भविष्य होता है और ना ही कोई प्लानिंग होती है। सही है कि गलत बताएं आप मुझे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था 23 साल की उम्र में। जितना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान है उससे कहीं ज़्यादा योगदान या विशेष योगदान कहेंगे कि उनके परम आचार्य, जिनको वह चाणक्य के नाम से जानते हैं, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो किसी ब्राह्मण सभा के या ब्राह्मण के प्रमोटेड गुरु नहीं थे, क्योंकि उनके खून में अखंड भारत का सपना था। जितना आचार्य के खून में था उतना ही या उससे कम कहिए उनके शिष्य के खून में नहीं। दोनों का जब समावेश हो गया तो भारत का निर्माण शुरू हो गया कि भाई अब अखंड भारत बनेगा। और सम्राट चंद्रगुप्त ने जो चाहा डंके की चोट पे करके दिखा दिया। अब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हैं तो आप ये सोचिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कुछ नहीं थे। उनके व्यक्तिगत जो उनका पर्सनालिटी था या जो उनकी बॉडी थी, एक जंगली व्यक्ति की तरह वो रहा करते थे, जंगल में रहते थे। आपको इतिहास पता है, जब उनके पास संसाधन ही नहीं थे तो सत्ता पे कब्जा कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि सम्राट चंद्रगुप्त ने आनन फानन में सीधे अटैक कर दिया धनानंद के ऊपर
और शिकस्त जब खाए तो बैक डोर से गए और तब फिर प्लानिंग बनाई। उन्होंने कहा नहीं, धन की अवेलेबिलिटी जरूरी है, तो धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पहले छोटे मोटे राजाओं को लूटा। लूटा का मतलब उनको हराया और उनके धन को कब्जा किया, और जब वो मजबूत हो गए तब सत्ता की तरफ बढ़े और धीरे धीरे धनानंद को धराशायी कर दिया। मेरा ये कहने का मतलब है, भगवान बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया। बहुत बड़े राजा के बेटे थे, पैसे की कमी नहीं थी, किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन इस देश और समाज को सुधारने के लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया, नंगे पैर निकल पड़े। मतलब ऐसा उदाहरण है कि अगर आप राजनीति में या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा अमीर होने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का उदाहरण आपके सामने है। जब बुद्ध ने ये ठानी कि नहीं, मुझे कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, और समाज के दुख और दर्द को खत्म करना है, तो नंगे पैर वो घूमे, और घूमते घूमते आज बुद्ध को कौन नहीं जानता, ये किसी से छुपा नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा देश और समाज जो है वो अभी तक धर्म की परिभाषा भी नहीं जानता है। धर्म किसे कहते हैं? जिसको भगवान बुद्ध ने धम्म दिया, और सबसे पहले जो इन्वेंशन की है, आविष्कार किया है, सर्च किया है, हमारे समाज में लाने का काम किया है, देश में लाने का काम किया, बताने का काम किया है, भगवान बुद्ध ने धम्म बताया। अब जब धम्म आ गया तो उसी को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर तमाम संप्रदाय स्थापित कर दिए, और उन्हीं संप्रदाय को धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। आज हम उन्हीं संप्रदायों में उलझे हुए हैं, वास्तव में धम्म को भूल गए हैं। और एक बौद्ध धर्म हम भी कहते हैं कि हम भी बौद्ध धर्म, जैसे उनका एक धर्म है वैसे हमारा एक धर्म, ऐसे इनका एक धर्म बन गया। तो लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध एक सूरज के समान है, और उस सूरज की रोशनी से जितने संप्रदाय इस देश में हैं सब प्रकाशित हो रहे हैं। हर संप्रदाय में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि धर्म जो है वो सनातन है और सभी के लिए आवश्यक है, अनवरत है, सत्य है, तो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया। और सभी से मैं निवेदन ये भी करूँगा कि हर परिस्थिति में धम्म या धर्म की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। बहुत ही चिंतन मंथन का विषय है। जैसे डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, आप मुझे शायद न जानते हो, लेकिन मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि डॉक्टर साहब जो जिम्मेदारी आप इन्हें देंगे वो बखूबी से निभाते हैं समाज के प्रति। तो डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर हैं तो उनका धर्म क्या है? उनका धर्म ये है कि उनका पेशेंट ही उनकी जिम्मेदारी है। बहन डॉक्टर प्रियंका जी के बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह पे नज़र पड़ जाती है, और आप भी अपने लेवल पे अथक प्रयास कर रही हैं। तो एज ए डॉक्टर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका धर्म क्या है, ये भगवान बुद्ध ने बताया है। लेकिन आज देश में क्या है, धर्म को मानने वाले या सीलवान जो नेता हैं, सीलवान विधायक हैं, सीलवार कर्मचारी हैं, ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की आपने बात कर दी, नेता तो नाम नहीं लेता बुद्ध का, अगर नेता नाम ले लेगा बुद्ध का तो कट जाएगा। अगर भगवान बुद्ध की बात कर दी तो सबसे नीच आपको बताया जाएगा। सबसे नीच समाज का सबसे जो निचला तबका है वो भगवान बुद्ध का सपोर्टर है, ये आपको बताया जाएगा। कहीं आपने नमो बुद्धाय कह लिया तो समाज में आपको गाली मिलेगी। आपके बाइक पर अगर लिखा होगा नमो बुद्धाय, कोई पुलिस वाला देखेगा 4 सोंटा मारेगा। ये इज्जत है हमारी। ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब देश हमारा सोने की चिड़िया था। भगवान बुद्ध के माध्यम से या उनके विचारों को सम्राट अशोक ने लागू किया, पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बजता था हमारा, और आज ये इज्जत हमें मिल रही है। देश सोने की चिड़िया था, लंका सोने की चिड़िया नहीं था, देश सोने की चिड़िया था हमारा भारत। लेकिन आज क्या स्थिति है ये किसी से छुपा नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि इस देश के अंदर 2 प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा तो ये है
समानता, एकता, अखंडता और बराबरी की, और दूसरी विचारधारा ये वाली है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो सबसे ऊपर है वो तो मजे ले रहा है, और जो नीचे है वो बेचारा मजबूरी में सेवा कर रहा है। नहीं कर रहा है। अब तो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, कोई मानता नहीं है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं मिल पाया है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं, डॉक्टर नहीं बना पाए, तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? आधी अधूरी पढ़ाई करा रहे। समाज की बात करेंगे, ये परिचय हमारे बीच में रखा हुआ है, ये देखिए, बड़ा सोचने वाली बात है। यहाँ पर कम से कम जो है, हाँ, इसमें कम से कम जो है 7-8 संगठन के नाम हैं। 8 संगठन होंगे कम से कम, ये मैं देख रहा हूँ, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि। अभी हम 8 संगठन एक साथ होकर के एक संगठन में काम करें तो संघ की परिभाषा भी समझ में आएगी, उसकी पावर भी दिखाई देगी। लेकिन ये 8 संगठन हैं, और 8 संगठन क्यों बने हैं ये भी कारण मैं बताना चाहूँगा कि ये संगठन अगर बनाए जाते हैं तो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके अंदर कोई ना कोई योग्यता तो होगी। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन हमारा जो समाज है वो अव्यवस्थित है, पूरी तरह अव्यवस्थित है। हमारा का मतलब मैं मौर्य कुशवाहा की सैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा भारतीय समाज अव्यवस्थित है। उसको ना तो योग्यता का परीक्षण करना है और न ही योग्य व्यक्ति का परीक्षण करना है कि जो पहले से काम कर रहा है। जिसके जो मन में आया संगठन बना लिया, और जिसके जो मन में आया पार्टी बना लिया और चल पड़ा 4 लोगों को लेकर के कि हम भारत देश की सत्ता को कब्जा करेंगे। बड़े दुख का विषय है। आज का जो विषय है ये केवल माला फूल चढ़ा लेने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आज ये दृढ़ संकल्प लेने का विषय है कि हम देश की सत्ता को कैसे हथियाएंगे, कैसे वहां पर पहुंचेंगे, कैसे अपनी भागीदारी राजनीति में हम पाएंगे। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपकी कौन सी पार्टी है, मैं पॉलिटिकल हूं लेकिन मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, केवल समाज की बात करूंगा। आपसे मैं पूछूं कि आपकी पार्टी कौन है, क्यों पूछ रहा हूं? बाबा साहब भीमराव सामाजिक के थे ना, उन्होंने कहा सत्ता हर ताले की चाबी होती है। तो मैं पूछूं ना आपकी क्या पार्टी है? बोलो भैया, मेरी बात मत मानो यार, मैं अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन बाबा साहब तो विद्वान थे। उन्होंने कहा सत्ता हर ताले की चाबी है, तो आपकी पार्टी तो होनी चाहिए ना? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सम्राट अशोक ने कहा मेरे पुत्रों, मेरे परपौत्रों, महास्थविर और शासक बनिए। तो महास्थविर बनो ना बनो वो बात की बात है, लेकिन शासक की अगर मैं बात करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं भैया आपकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, पूछना पड़ेगा ना। लेकिन जब राजनीति की बात करेंगे, हमारे समाज में सभाएं लगेंगी, तो कहेंगे भैया ये सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीति की बात यहाँ मत करना। राजनीति अगर नहीं है तो ताला खुलने वाला नहीं है। समाज नीति या सामाजिक संगठन हमारे समाज की माँ है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे समाज का पिता होता है। और जब माता और पिता का दोनों का समावेश होता है और तभी बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है, नहीं तो उज्जवल कभी नहीं होगा। आज सामाजिक रूप से हम लोग लावारिस घूम रहे हैं, लावारिस बता रहा हूँ मैं आपको, हमारी कोई पार्टी नहीं है। बात मैं छोटे प्लेटफॉर्म से करूंगा। यही बात अगर नरेंद्र मोदी जो दिल्ली से बोलते तो अभी मीडिया वाले छा जाते, लग जाते उनके पीछे कि हाँ बहुत बड़ी बात कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन हमारे समाज की ये स्थिति रही है कि हमेशा छोटे तबके के लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाता है। अगर आपका बेटा बोल दे कि पापा जी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कभी 2 चाटा उसके कान पे आप जड़ोगे, जड़ोगे नहीं जड़ोगे? बोलोगे चल IAS PCS तो बनना चाहिए, पुलिस अधिकारी बनना चाहिए, और नेता बनने का सपना पालना छोड़ दे बेटा, क्योंकि नेता लोग जो है बड़े गंदे होते हैं और राजनीति बड़ी गंदी हो गई है। इसलिए अपने बेटे को नेता नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? नौकर बनाएंगे। और जब नौकर बनोगे तो सम्राट अशोक का पालन कहाँ किया आपने? माला फूल दिन भर चढ़ाते रहिए, जय सम्राट बोलते रहिए, पालन किया आपने? आपने नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पालन किया आपने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पालन नहीं किया।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को शिकार बनाकर वो सत्ता में पहुंच गए। भगवान बुद्ध के संगम सड़न गच्छामी के फार्मूले को लगा करके वो पूरे भारत देश पे कब्जा करके बैठे हैं। आपकी औजार और आपकी तलवार दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है और हमारे समाज के लोगों को अभी संग ही नहीं पता है। और एक बड़ी खास बात है, हमारे समाज के लोग मुर्दों की पूजा करते हैं। मुर्दों की पूजा करते हैं। मुर्दों की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ना रहूं, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद की मैं बात करूं, बाबू जगदेव प्रसाद शहीद हो गए तो लोग उनकी पूजा करते हैं। मान्यवर कांसीराम चले गए तो हर पार्टी वाला कांसीराम के नाम पर जो है वोट मांगेगा और उनकी पूजा कर लेगा। लेकिन अगर कांसीराम जिंदा होते तो इस कार्यक्रम में नहीं बुलाते उनको। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति, विचारों और जिंदा व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा, जिंदा व्यक्ति के साथ नहीं लगोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? मुझे बताइए भाई। ये सम्राट अशोक महान रहे हैं, ज्योतिबा फूले रहे हैं, सावित्रीबाई फूले रहे हैं। इन लोगों ने अपने विचार को दिया, ये अभी करने नहीं आने वाले हैं और करना हमारे और आपको ही है। और हम इनके विचारों को अगर अपनाए नहीं तो रिजल्ट जीरो है और अपने आप में नेता बने रहें। साथियों, हाँ बिल्कुल साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, समय थोड़ा कम है, निवेदन बस यही कहूँगा कि आपकी पार्टी भी होनी चाहिए और आपका संगठन भी होना चाहिए। आपका डॉक्टर साहब ने भी कहा कि और बताइए आरपी मौर्य जी, आपकी पार्टी कैसी चल रही है? अच्छा भी लगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा, क्योंकि हमारी पार्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी। मैं यहाँ बताऊंगा नहीं। भारत देश की नंबर 1 पार्टी है। अभी तक भारतीय राजनीति में किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया था और हमने दिया है। छोटा सा व्यक्ति जो है भारत देश के हर बच्चे को अधिकार और सम्मान दिया है कि भविष्य में जब वो बड़ा होगा कहेगा मैं नेता बनूंगा तो सारे दरवाजे उसके लिए खुले रहेंगे, सारे दरवाजे उसके लिए खुले रहेंगे। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, इस समाज के दर्द और दुख को देख रहा हूँ। लेकिन आज के जमाने में अगर आपका बेटा सपना पाल ले कि मैं नेता बनूंगा, ये मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी वाला व्यक्ति आपके बेटे को नेता बनाएगा? नेता कभी नेता नहीं बनाता है। नेता कभी नेता नहीं बनाता है। अगर नेता बनाता होता तो 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, दिल्ली का दरवाजा खुल गया होता। लेकिन दिल्ली का दरवाजा आज भी बंद है। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग विचार करिए कि हमारी पार्टी होनी चाहिए। कांसीराम जी को जानते हैं, कांसीराम ने कहा अपनी पार्टी हो, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा, लेकिन हमारे समाज के लोग कहते हैं कि अपना नेता हो, पार्टी कोई भी हो चलेगी, पार्टी कोई भी हो चलेगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये किया है अपनी पार्टी बना ली, अपना जो है वोट की बात कर दी और अपने ही कैंडिडेट की बात कर दी, मतलब उसको भी हमने ब्रेक कर दिया। ऐसे सभी को भागीदारी दे दी, पूरे देश की जाति बिरादरी को, कि कोई नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, अपनी संगठन और अपनी पार्टी पर विशेष ध्यान दें। अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं हैं तो पार्टी बना लीजिए, 1 नहीं 1000, पूरी स्वतंत्रता मैं दूंगा, लेकिन आपकी अपनी पार्टी होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। छोटा सा मैं 2 मिनट कि जो है जब आप नेता बन जाते हैं, बड़े भाई साहब नेता हैं, जब ये सफ़ेद ड्रेस पहन के निकलते हैं ना, आप इज्जत करो ना करो, लेकिन सिस्टम के लोग बड़ी इज्जत करते हैं। सिस्टम के लोग बड़ी इज्जत करते हैं। अगर आप एक आम आदमी टी-शर्ट और ड्रेस पहन के चले गए तो पुलिस वाला आपको बात करने का तरीका बदल देगा। तो बस इतना कहूँगा कि बाबा साहब की जो ये उंगली थी ना, वो उंगली अभी पूरी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भारत माता। फतेहपुर बिंदगी